नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कन्हैया कुमार को राहत। मंगलवार को हाई कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। देश विरोधी नारों के खिलाफ वकीलों का विरोध मार्च। हरियाणा में हिंसक हुआ जाट आंदोलन। पुलिस फायरी में एक की मौत, 21 से ज्यादा घायल। मुख्यमंत्री ने किया बजट सत्र में आरक्षण के लिए विधेयक लाने का ऐलान। राज्यसभा के सभापति ने सदन के नेताओं की कल बुलाई बैठक। बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री को भी न्योता। के दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री। पनबिजली, मधेशी और नेपाल के पुनर्निर्माण पर होगी चर्चा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। पठानकोट मामले में पाकिस्तान ने दर्ज की एफआईआर। जैश के सरगना मसूद अजहर समेत किसी भी आरोपी का नाम नहीं। विदेश मंत्रालय ने बताया सकारात्मक कदम। और आइए देखते हैं पहली खबर। हरियाणा में जाट आंदोलन उग्र हो गया है। रोहतक में आज पुलिस की गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 24 कंपनियां हरियाणा भेजी हैं। राज्य सरकार ने अगले सत्र में सभी दलों की सहमत से जाट रिजर्वेशन के लिए एक बिल लाने का ऐलान किया है। हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार को जाट समुदाय का आंदोलन हिंसक हो गया। आंदोलनकारियों को काबू में करने के लिए अर्धसैनिक बलों को गोलियां चलानी पड़ी। इसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 21 से ज्यादा घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर में आग लगा दी और कई गाड़ियों को फूंक डाला। मॉब में से किसी व्यक्ति ने देसी कट्टे से एक बीएसएफ के जवान पर गोली चलाई। जो बीएसएफ के जवान को गोली लगी और बीएसएफ ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई। रोहतक में धारा 144 लगाने के बाद शुक्रवार को इंटरनेट और एसएमएस सेवा भी बंद कर दी गई। आंदोलनकारी जगह जगह रेल पटरियों और सड़कों पर बैठे हैं। हरियाणा रोडवेज ने कई सेवाएं रोक दी हैं। रेलवे के मुताबिक 550 से ज्यादा रेलगाड़ियों के आवागमन पर असर पड़ा है। कई जिलों में स्कूल और बाजार भी बंद हैं। सरकार की अपील के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। हमें डिमांड यही है कि स्टेट लेवल पे जो बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन है, 27% जो रिजर्वेशन है उसमें हमें शामिल किया जाए और बिल पेश करके दिया जाए, और सेंटर में जो अदर बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन है उसमें जाट कास्ट को इंक्लूड किया जाए। इससे पहले चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें सभी दलों ने आंदोलनकारियों से शांति की अपील की। विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए हमने एजिटेशन के लोगों को भी कहा है कि प्रारूप तैयार करिए। विपक्ष से भी सुझाव मांगे हैं, उधर से उन्होंने भी लिखित सुझाव देने की बात हमको कही है, लेकिन हम अपनी ओर से, सरकार की ओर से उसका प्रारूप तैयार करेंगे और यदि सहमति बनती है तो अगले सत्र में हम लेकर के आएंगे। कांग्रेस और आईएनएलडी ने आरक्षण में सबका ध्यान रखने और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। जो हमारा आइडियल वो था रिजर्वेशन का, जो सर्व मान्य था, सर्व जातीय मान्य था, उसके आधार पे जो है इसका समाधान निकाला जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो और लाभ सबको मिले। हमने कहा है सरकार को कि आप सत्र बुलाएं, सत्र बुलाकर उसके अंदर आप एक बिल लेकर आएं। बाकी उस पर फैसला क्या होना है वो सरकार बताएगी। हमने अपना जो निर्णय था उनको बता दिया और शांति बनाए रखने के लिए हम लोगों से अपील करते हैं। केंद्र सरकार ने भी कहा कि वो जाट आरक्षण के लिए नया रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है। माहौल उग्र नहीं होना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, अपील करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी पहले से इस पक्ष में है। कुछ कानूनी तकनीकी खामी की वजह से आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त हुआ। सरकार इसके उपाय खोज रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ऐसा कोई उपाय हमें मिलेगा जिससे जाट आरक्षण दोबारा लागू हो सके। जाट समुदाय ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग कर रहा है। यूपीए सरकार ने 2014 में जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओमवीर सिंह हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं ओबीसी रिजर्वेशन रक्षा समिति के और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। ओमवीर जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके का हिंसक आंदोलन हो चुका है, राज्य सरकार ने जो कहा है कि एक बिल लाने का प्रयास करेगी सरकार, क्योंकि इससे पहले मामला कोर्ट में गया था और आप लोगों ने ही उसमें एक याचिका दाखिल की थी, इसका कोर्ट से क्वैश कर दिया था। क्या असल में राज्य सरकार के पास विकल्प है कि वो एक बिल के जरिए इस, मैं कहूँ कि जो तपिश है इस आंदोलन की, उसको शांत कर सकती है, या फिर विकल्प उनके पास नहीं है, महज एक राजनीतिक स्टंट दिखता है? देखिए, इसमें पहली सरकारों ने भी राजनीति के कारण इस आरक्षण को दिया। ये समाज इसके लिए डिजर्व नहीं करता था, ना ही मंडल कमीशन ने इसको दिया था, और कई बार बीच बीच में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इनकी डिमांड को रिजेक्ट किया था। उस समय राजनीति की पॉलिटिकल लोगों ने आरक्षण दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की 60% जनता को न्याय दिया। उसके बाद अगेन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, देश की सबसे बड़ी अदालत के जजमेंट के बाद, हरियाणा में इस आग को फिर से सुलगाया गया है। और इस तरह का हिंसक आंदोलन जो हो रहा है, इसके लिए मैं मानता हूं कि सरकारों की ड्यूटी है कि जो कोर्ट्स और संविधान जो बोलते हैं उनको कार्यान्वित कराना, उनको मनवाना, जनता को उसके लिए तैयार करना, ये प्रशासन शासन की जिम्मेदारियां हुआ करती हैं। हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं फिर से प्रेशर में आके इस तरह का एक नया बीज बोने जा रही है, जो इलीगल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 50% रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है। अगर ये कहीं अलग से कोई बिल ला के एक रिजर्वेशन देते हैं तो वो कोर्ट में फिर से रिजेक्ट हो जाएगा, फिर एक नया आगे चलेगा प्रोग्राम। और अगर ये ओबीसी में इंक्लूड करते हैं तो वहाँ हरियाणा के अंदर क्या पूरे देश के अंदर 60% ओबीसी है जो पूरी तरह से नाराज है और इस चीज़ का विरोध कर रहा है ऑल ओवर कंट्री। और उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत चुकी है कि आप ओबीसी के आरक्षण के साथ जब खिलवाड़ करेंगे आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी वो रिस्क लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राज्य सरकार भी कह रही है बिल लाने को। केंद्र सरकार के मंत्री का आपने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार भी रास्ते तलाश रही है। केंद्र सरकार के पास लीगली स्पीकिंग कोई रास्ता इस आरक्षण को देने का नहीं है जब तक कि वो संविधान को ना बदले, लाज को रिपील ना करे। जो एनसीबीसी एक्ट 1993 है उसको रिपील करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के इंदिरासानी जजमेंट को वापस करना पड़ेगा, इनको सुपरसीड करना पड़ेगा। प्रेजेंट जो हमारा जजमेंट आया था जिसमें जाट आरक्षण को रद्द किया था उसको सुपरसीड करना पड़ेगा। इतना ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देश ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनसंख्या पर डिपेंड करता है। ओबीसी की 60% जनसंख्या इस देश में निवास करती है और ओबीसी के करीब 200 के करीब सांसद भी पार्लियामेंट में इस समय प्रेजेंट हैं। और अगर वो सांसद भी चुप बैठते हैं तो ओबीसी की जनता, क्योंकि ये दबे कुचले गरीब लोग हैं, ये वोट से जवाब देते हैं। आपने पिछली बार भी लोगों का विरोध किया था, आप इस बार भी विरोध कर रहे हैं। विरोध की पीछे वजह क्या? अगर कोई एक समाज है, अगर वो चाहता है कि उसको रिजर्वेशन का लाभ मिले और उस कैटेगरी में वो है, तो फिर आप लोग उसके विरोध के पीछे की वजह क्या है? क्या था? हमारा विरोध ये है कि आप सर्वे कराया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 26 फरवरी 2014 को इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। दे फाउंड कि दे आर नॉट बैकवर्ड। उसके बावजूद पिछली सरकार ने आरक्षण दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जो फिर से एक नई प्रक्रिया शुरू की जा रही है, या प्रेजेंट सरकार जो बोल रही है, तो उसको कहीं कोई स्कोप मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का। लेकिन सरकार का अगर ऐसा कोई कदम हुआ तो आज तो ये 1.5% आबादी के प्रेशर में सरकारें काम कर रही हैं, और अगर 60% जनता इस तरह रोड पे आ गई तो सरकारें उसके लिए जिम्मेदार होंगी। मुझे नहीं लगता कि सरकारों को ऐसा कार्य करना चाहिए। आपको प्रशासन चला हुआ ना होगा, संविधान की रक्षा करनी होगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की रक्षा करना सरकारों की ड्यूटी है। तो क्या ये माना जाए कि इस रिजर्वेशन आंदोलन के बाद जिस तरीके के बयान कुछ, मैं कहूँ कि बिहार चुनाव के वक्त दिख रहे थे, कुछ नेताओं के बयान, कुछ सहयोगी संगठनों के बयान रिजर्वेशन को लेकर किस पर पुनर्विचार होना चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो क्या ऐसा लगता है कि फिर उनके बात में दम दिख रहा था, वो जो बयान दे रहे थे वो क्या सही थे? देखिए, कहीं ना कहीं इसकी बू तो मुझे भी आती है कि जिस तरह इस सरकार को बनने के बाद रिजर्वेशन पे जिस तरह के हमले चारों तरफ से किए जा रहे हैं, कहीं मराठाज के द्वारा, कहीं जो मजबूत जातियां हैं जो अपने आप में मजबूत हैं, उनके टाइटल इफसेट से पता चलता है कि ये जातियां आरक्षण को डिजर्व नहीं करती हैं। इन सरकारों को आरक्षण की परिभाषा पढ़नी होगी। आरक्षण एक डिप्रेस्ड, कमजोर, शोषित उन लोगों के लिए एक उंगली बनाई थी, उंगली का रास्ता दिया था संविधान ने। उसको ये अंडरस्टैंड ना करके एक राजनीतिक मुद्दा बना रखा है इसको, कि किसी तरह वोट बटोरी जाए और लोगों को आरक्षण का लालच दिया जाए। उसका रिजल्ट आज फिर है कि ये हरियाणा में इस तरह की डिमांड की जा रही है। हरियाणा के डाटाज को अगर इन नेताओं को पढ़ना चाहिए, मैं इनसे अनुरोध करता हूं, हरियाणा के लीडरान से, सभी पार्टियों से, कि हरियाणा में
सर्विसेज में 60 से 70% जाट समाज सर्विसेज में है, जिसकी पॉपुलेशन वहाँ करीब 20 से 22% है। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? जो बाकी 45% 50% ओबीसी हरियाणा में निवास करता है, आप उनके हकों के साथ क्या कर रहे हैं? अगर वो बोल नहीं सकते तो वोट से आपको जरूर जवाब देंगे। मैं आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो पहले एक फैसला लिया गया वो राजनीतिक था और एक बार फिर से उस राजनीतिक आग को सुलगाने की कोशिश। देखिए, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि आप विधानसभा में किस तरह का बिल ला सकते हैं, कहाँ लीगलिटी है? आप अगेन एक बिल कांग्रेस ने एक बीज बो दिया कि भाई आरक्षण दे दिया और झगड़ा चला गया सुप्रीम कोर्ट। लीगली वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड नहीं है। मैं एक और चीज बता दूं, केसी गुप्ता रिपोर्ट के बेस पे पहले भी आरक्षण दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले स्टेट में एक आरक्षण दिया जाता है, स्पेशल बैकवर्ड। उसको ऑनरेबल चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है एंड वो पिटीशन अभी भी पेंडिंग है और कोर्ट ने माना नहीं है, क्योंकि केसी गुप्ता रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट वाले हमारे जजमेंट में कंसिडर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि केसी गुप्ता रिपोर्ट फॉल्स फैब्रिकेटेड डाटाज के बेस पे बनाई गई थी। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर तमाम तकनीकी पहलू हमारे सामने रखने के लिए आपका धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা चलो विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। जेएनयू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई। उधर वकीलों ने आज देश विरोधी नारों के खिलाफ एक मार्च निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी कि इस तरह के मामलों में याचिकाकर्ता को पहले निचली अदालत में जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में सुनवाई करेगा तो ये संदेश जाएगा कि बाकी अदालतें फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद मामला हाई कोर्ट में चला गया, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, आपको जो है किसी तरह की भी यहाँ भारत सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली जो पुलिस है, उन्होंने आश्वासन दिया किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगी और आप अपनी बेल एप्लीकेशन जो कानून के प्रावधान में है 439 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो आप हाई कोर्ट जाइए। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर कन्हैया कुमार को जमानत मिल जाती है तो भी मौजूदा हालात को देखते हुए उसे सुरक्षा दी जाएगी। अगर चूंकि कन्हैया एक कंट्रोवर्शियल केस में इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि उसके लिए हमें कुछ सुरक्षा देनी पड़ेगी अगर उसे उसकी बेल हो जाती। उधर कथित रूप से देशद्रोही नारे लगाने वालों के खिलाफ वकीलों ने पटियाला हाउस कोर्ट से मार्च निकाला। वकीलों ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। देश की अखंडता के लिए निकाला जा रहा है, क्योंकि हम देश में रहते, उसी देश में अगर कुछ असामाजिक तत्व गलत तरह देश के विरुद्ध नारे लगाएं उसके अगेंस्ट, क्योंकि सारे वकील सारे एडवोकेट उसके अगेंस्ट हैं, ये मार्च उसी को लेकर निकाला जाए। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय सम्मान का, हमारे देश का आदर नहीं कर सकती, उसके खिलाफ एक शांतिपूर्ण मार्च निकालकर हमें संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप इस देश के खिलाफ होंगे तो आपके खिलाफ खड़े होने के लिए हम कहीं पीछे नहीं हट रहे। जेएनयू मामला राजनीतिक गलियारों में भी लगातार गूंज रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस और सीपीआई केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देशभक्ति के लिए उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ऐसी ताकतें हैं जो देश में बिखराव और टकराव का माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, अलगाववाद और आतंकवाद की मानसिकता से काम कर रही हैं, उनके खिलाफ देश का आक्रोश है। अगर आप उनके साथ खड़े होंगे तो निश्चित तौर से आपको बार बार ये बताना पड़ेगा देश को कि, और डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा कि मेरा जो है वो देश प्रेम जो है मेरा डीएनए में है। और मुझे
मुझे आरएसएस के लोगों से और बीजेपी के लोगों से कोई रिपोर्ट कार्ड की जरूरत नहीं। मेरे परिवार के 2 लोग मरे हैं, आतंकवादियों ने उनको मारा है जी, और मेरे खून के अंदर पेट्रियटिज्म है। Our conscience is very clear and our politics is very clear. The politics of AISF is well known to everybody. कन्हैया की जमानत पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। कन्हैया इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। नव विक्रम सिंह, विपिन चौहान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गिलानी को गुरुवार को ही अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। गिलानी पर देश विरोधी नारे लगाने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। 10 फरवरी को दिल्ली के प्रेस क्लब में अफजल गुरु के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में यहां पर नारे लगाए गए थे। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद के बीते 2 सत्र लगातार अवरोध के चलते बाधित रहे और इसी के मद्देनजर कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभापति ने सभी दलों को बातचीत के लिए बुलाया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। गतिरोध को तोड़ने के लिए बुधवार को सभापति ने राज्यसभा में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के साथ अनौपचारिक बैठक भी की थी। संसद के लगातार बीते 2 सप्ताहों में अवरोध की वजह से सरकार अपने आर्थिक एजेंडे से जुड़े कई विधेयकों को पारित कराने में अब तक नाकाम रही है। और विशाल दहिया इस खबर पर और जानकारी के साथ हैं। विशाल, जिस तरीके से मैं कहूँ कि पिछले 2 सत्र लगातार राज्यसभा में कार्यवाही में लगातार अवरोध रहा और यहीं पर आकर मैं कहूँ कि सरकार का जो आर्थिक एजेंडा का पहिया है वो धीमा होता दिखा या फिर रुकता दिखा। किस तरीके के प्रयास आपको लगता है कल की बैठक में और किस तरह की उम्मीदें नजर आ रही हैं इस बार? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है कविंद्र, क्योंकि अगर सीधे तौर पर पिछले 2 जो सत्र रहे हैं सदन के उनकी कार्रवाई पर नज़र डालें तो हालांकि जो बाधाएं रही कार्रवाई में वो न केवल ऊपरी सदन में बाधाएं देखने को मिली बल्कि निचले सदन की कार्रवाई में भी डिस्ट्रप्शंस काफ़ी हुए। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकार को दिक्कतें दोनों सदनों में पेश आई, लेकिन क्योंकि ऊपरी सदन में सरकार के पास बहुमत नहीं है और सरकार को जो महत्वपूर्ण बिल पास कराने हैं उनके लिए जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पे कांग्रेस और वाम दलों से जो सांसद वहां मौजूद हैं उनके समर्थन की बहुत सख्त आवश्यकता है। वो बहुत सरकार के लिए ज़रूरी है और उस सब के लिए एक तरह से सुचारू कार्रवाई अगर ऊपरी सदन की नहीं चल पाती है तो किसी तरह का कोई बिल भी चर्चा के लिए नहीं लिया जा सकता और अगर चर्चा नहीं होगी तो कोई भी बिल पास नहीं हो पाएगा। यही जो स्थिति है वो स्थिति पिछले 2 सत्र में दिखाई दी। सरकार बहुत जो सरकार के एजेंडे पर काफ़ी महत्वपूर्ण बिल हैं, जिनमें से एक GST से संबंधित जो संविधान संशोधन विधेयक है वो सरकार पारित कराना चाहती है, लेकिन पिछले 2 सत्र में सरकार ऐसा मौका सरकार ढूंढती रही लेकिन उसे वो मौका नहीं मिल पाया अवरोध के चलते और जो सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच जो तनातनी चल रही थी उसके चलते। और अगर बजट सत्र की बात करें तो अब ठीक बजट सत्र शुरू होने में सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां सदन के बाहर दिखाई दे रही हैं उस तरह से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद सदन की कार्रवाई भी बाधित हो सकती है इन राजनीतिक मुद्दों को लेकर। तो निश्चित रूप से इस सब को ध्यान में रखते हुए कल जो राज्यसभा के सभापति ने जो बैठक बुलाई है, ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाई है, वो काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उसमें सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे और सब अपने विचार प्रस्तुत कर पाएंगे कि किस तरह से सदन की कार्रवाई, खासतौर पर ऊपरी सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और इसमें काफी महत्वपूर्ण ये भी है कि इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री के शामिल होने की भी संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल दहिया इस अपडेट के लिए आपका। और आगे बढ़ते हैं बात माओवादियों की। अगर माओवादी हिंसा छोड़ते हैं तो उनसे बातचीत हो सकती है। ओडिशा के कोरापुट में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसका ऐलान किया। गृह मंत्री ने माओवादी पीड़ित इलाकों का दौरा किया और इससे पहले भुवनेश्वर में उन्होंने सुरक्षा बलों और राज्य अधिकारियों के साथ नक्सल विरोधी अभियान की 2 घंटे तक समीक्षा की। उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली 6 दिनों की राजकीय यात्रा पर आज शाम दिल्ली पहुंचे। मधेसी संकट के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों के मद्देनजर इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। ओली शर्मा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच पनबिजली और भूकंप से पुनर्निर्माण में भारत के सहयोग पर बातचीत होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली अपनी पत्नी
राधिका, शाक्य और वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री के रूप में ओली की ये पहली विदेश यात्रा है। This would be his first visit abroad after taking over as Prime Minister in October 2015. It would also be the first bilateral visit of a Nepali Prime Minister to India since Baburam Bhattarai's visit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शनिवार को उनकी अहम बातचीत होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच उलझने वाले मामलों से लेकर विकास के क्षेत्र में सहयोग के सभी मुद्दे उठेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दिल्ली के बाद भुज जाएंगे, जहां वे गुजरात में आए भूकंप के बाद हुए पुनर्निर्माण के काम का जायजा लेंगे। नेपाल भी भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के संघर्ष से जूझ रहा है। Prime Minister of Nepal will leave for Bhuj in Gujarat. He'll be meeting the Gujarat government officials. He'll visit the relocation site. Basically, this is to understand how we did earthquake reconstruction. दिल्ली में वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के अलावा अन्य दलों के राजनेताओं से भी सलाह मशवरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो मुंबई में व्यवसायियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। भारत और नेपाल के रिश्तों में प्रधानमंत्री ओली की यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। भारत पर दबाव बनाने के लिए प्रधानमंत्री ओली अपनी पहली यात्रा पर चीन जाना चाह रहे थे, लेकिन चीन ने इशारों में उन्हें संकेत कर दिया कि नेपाल में वह भारत का विकल्प नहीं बन सकते हैं। अब अगर प्रधानमंत्री ओली दिल्ली आए हैं तो उन्हें चाहिए कि मधेसियों के साथ अपने मतभेदों को दूर कर नेपाल को स्थिरता और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। पाकिस्तान ने पठानकोट हमले के सिलसिले में FIR दर्ज की, जिसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत किसी भी आरोपी का नाम नहीं। भारत कहता रहा कि मसूद ने ही हमले की साजिश रची थी। ये FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ गुरुवार को पंजाब प्रांत के गुजरावाला में आतंकवाद निरोधक विभाग ने दर्ज की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की ओर से दी गई जानकारियां इसमें शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस और न्यायिक कार्रवाई शुरू करने के लिए FIR जरूरी थी। पठानकोट एयरबेस पर 2 जनवरी को हमला हुआ था, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 21 मार्च को 2 दिन के दौरे पर क्यूबा जाने वाले हैं। ये पिछले 88 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली क्यूबा यात्रा होगी। क्यूबा के साथ अमेरिका के राजनयिक संबंधों को सामान बनाने की दिशा में इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि विपक्षी रिपब्लिकन ने राष्ट्रपति ओबामा की क्यूबा नीति का विरोध किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्वीट करके अपनी क्यूबा यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर संदेश में लिखा कि क्यूबा के साथ कई मुद्दों पर अभी भी अंतर्विरोध है, लेकिन उन्हें दूर करने की कोशिश होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक क्यूबा और अमेरिका के बीच व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। We want the links between Cubans and Americans and the links between our businesses and the engagement between our countries to gain such momentum that there's an inevitability to the opening that's taking place and to the increase in activity between our countries. क्यूबा में भी अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा को लेकर उत्साह दिख रहा है। Ojalá vaya por lo más sagrado que tenemos, puedan entenderse ambos presidentes y que ओबामा प्रशासन ने दिसंबर 2014 में ही साम्यवादी देश क्यूबा के साथ संबंध बहाल करने की पहल की थी। दोनों देशों के बीच आधी सदी के बाद जुलाई 2015 में कूटनीतिक रिश्ते बहाल हुए थे, लेकिन देश में अब रिपब्लिकन विरोधियों ने बराक ओबामा की क्यूबा नीति पर सवाल उठा दिए हैं। Listen, ma'am, you are absolutely right. It is shameful, and President Obama for 7 years, his pattern has been to ignore, to alienate, and abandon our friends, and to coddle and appease our enemies. इससे पहले जनवरी 1928 में अमेरिकी राष्ट्रपति कॉल्विन कूलिज ने क्यूबा की यात्रा की थी। क्यूबा और अमेरिका ने संबंध सामान्य बनाने की प्रक्रिया के तहत मंगलवार को ही नागरिक उड्डयन पर एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसके तहत दोनों देशों के बीच नियमित वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होंगी। ये पिछले 5 दशक से भी अधिक समय में पहली बार होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।